चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन सेंटर ऑफ मास या फिर आरबीडी जितना बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एज ए सेंटर ऑफ मास एंड एज आरबीडी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि कम समय के अंदर कंप्लीट करने के बाद भी सिंपल हार्मोनिक की जो वेटेज है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेटेज है वो आरबीडी या सेंटर ऑफ मास से कम नहीं है। इस कारण से अगर देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक अच्छा खासा वेटेज जेईई मेन में और आईआईटी एडवांस के अंदर रहता ही है। एक बात और भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो नए फंडे हैं वो इक्का दुक्का ही है, जो हम लगभग पहली या दूसरी क्लास के अंदर ही कर लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप पहली 2 क्लास के अंदर ही कोई ना कोई नई बात सीख जाओगे और उसके बाद वही सब बातें जो आपने पहले से पढ़ रखी है, फोर्स कैसे लगता है, टॉर्क कैसे लगता है, एक्सेलरेशन कैसे आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आता है, सारी वही बातें जो हमने मैकेनिक्स में पहले से पढ़ रखी है उन्हीं का अब रिपीटेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ना सिर्फ और सिर्फ पहली 2 क्लास के अंदर ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी, बाकी बातें तो बिल्कुल हमने जो पहले से पढ़ रखा है वही वापस से चीज़ें आएंगी। बहुत ही फंडामेंटल काइंड ऑफ टॉपिक है। आप ये मान के चलें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल लगभग हर चैप्टर में होता है। अगर मॉडर्न फिजिक्स छोड़ दें तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल लगभग हर टॉपिक के अंदर होता है, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हो, सरफेस टेंशन में हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, कैपेसिटर में हो या फिर बड़ा मैग्नेटिज्म में हो, लगभग हर चैप्टर के अंदर एक आधा सवाल तो ऐसा होता ही होता है जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट लगते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स वो सारे के सारे सवाल हम अभी थोड़ी कर सकते हैं, वो थोड़ा ठीक है, जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे तो कोई ना कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा हो। अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन तब तो कर ही सकते है कि नहीं। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तो अगेन हो सकता है बेटा कोई ना कोई सवाल ऐसा हो जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के फंडे यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसा मान के चलना कि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो लगभग हर चैप्टर के अंदर एक आधा सवाल तो रखेगा। मतलब इसके सवाल इस चैप्टर में तो होंगे, हर चैप्टर के अंदर इसके सवाल भी होंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। बेटा मैंने कुछ छोटी डेफिनेशंस लिखी हुई है। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। अगर कोई मोशन किसी डेफिनेट पाथ पर होता है और किसी फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर इस मोशन को रिपीट करता है तो दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। आई थिंक नेम भी अपने आप में काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक बार वर्ड्स में लिख दूं, इफ ए मोशन ऑन ए डेफिनेट पाथ रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल देन दिस मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अगर किसी डेफिनेट पाथ पर पार्टिकल का मोशन लगातार रिपीट होता है तो हम कहते हैं कि ये जो मोशन है ये आपका पीरियोडिक है। जैसे अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमना पीरियोडिक है, सन के अबाउट रिवॉल्व करने का ऑफ कोर्स बड़ा मोशन क्या है, पीरियोडिक है। अगर कोई जैसे झूला है बड़ा बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आ रहा जा रहा है तो हम बोलेंगे उसका मोशन भी अपने आप में पीरियोडिक है। ऐसे बहुत सारे मोशन आप देख सकते हो जिसके अंदर जो मोशन होंगे वो आपके इस तरह से पीरियोडिक होंगे। अगर मैं किसी स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को इस तरह से वो थोड़ा ऊपर ले आके छोड़ दूं, बड़ा स्प्रिंग आती है जाती है, वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपना मोशन को रिपीट करती है तो उसका मोशन भी अपने आप में पीरियोडिक है। तो किसी फिक्स्ड डेफिनेट पाथ पर कोई पार्टिकल मूव करता है और वो अपने मोशन को रिपीट करता है अगर किसी टाइम इंटरवल के बाद तो हम कहेंगे ये मोशन पीरियोडिक है। जितने टाइम के अंदर ये अपने मोशन को रिपीट करता है दैट मिनिमम टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। बड़ा अगली डेफिनेशन आपके पास यही है, द मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज टाइम पीरियड। कितने टाइम इंटरवल के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है उसको हम बोलते हैं उस मोशन का टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा बीचों बीच सन है और उसके चारों तरफ अर्थ है ना वो लगातार ऐसे मूव कर रही है। हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो मोशन कर रही है वो एक पीरियोडिक मोशन है, वो एक फिक्स्ड पाथ पर जा रही है और इस फिक्स्ड पाथ पर भी वो मतलब सन के रेस्पेक्ट में कर देखें तो फिक्स्ड पाथ ही है। सन की रेस्पेक्ट में अर्थ का जो मोशन है वो फिक्स्ड पाथ पर है और इस पाथ पर वो हर 365 दिन और नियरली 6 आवर्स के बाद वापस से वहीं पहुंच जाती है।
365 दिन और 6 घंटे के बाद बड़ा अर्थ वापस से वहीं पे, 365 दिन और 6 घंटे के बाद अर्थ वापस से वहीं पे। तो पूरा का पूरा एक चक्कर काटने में हो जो उसे जो समय लगता है बड़ा, दैट टाइम इज नोन एज योर टाइम पीरियड। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है बड़ा, वो सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन है उसका जो टाइम पीरियड है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स है। ये मोशन पीरियडिक है और इसका टाइम पीरियड आपके पास ये है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ऐसे ही मैं कहूँ ये बीचों बीच में एक बार के लिए अर्थ मान लूँ और अर्थ के अराउंड मून जो है वो रोटेट कर रहा है। अब अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो मून का मोशन जो है वो पीरियडिक है, वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर पूरा पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। रफली बेटा मेरे ख्याल से ये 28 डेज के आसपास होता है, रफली बेटा 20। क्या ये सारे के सारे मोशन पीरियडिक है? ऑफ कोर्स ये सारे के सारे मोशन पीरियडिक हैं। क्या हमें इनका टाइम पीरियड पता है? बड़ा बिल्कुल पता है। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड हो गया 365 डेज एंड 6 आवर्स, मून का जो मोशन है अर्थ के अबाउट बड़ा, उसका टाइम पीरियड रफली 28 डेज है। आवर्स नहीं बेटा, डेज। एक बात और, नंबर ऑफ रिपीटेड, अच्छा हाँ, टाइम पीरियड की यूनिट बेटा मैं बोल दूं, टाइम पीरियड की यूनिट ऑफ कोर्स टाइम है, तो इसकी यूनिट SI यूनिट तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि सेकंड आएगी। इसकी डायमेंशन की अगर बात करूं तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि T आएगा। टाइम पीरियड है तो ऑब्वियस बात है बेटा ये वेक्टर नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर पार्टिकल कितने चक्कर कंप्लीट कर लेता है? एक सेकंड के अंदर पार्टिकल अपने मोशन के कितने रिपीटेशंस कर लेता है, उस संख्या को बेटा हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। बेटा लिख भी लेना, नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल यहां से चलते चलते यहां गया, फिर वापस यहां आया, इस पूरे के पूरे मोशन के अंदर से 0.2 सेकेंड लगे। तो एक सेकेंड में ऐसे कितने चक्कर काट लेगा? पहले 0.2 सेकेंड में एक चक्कर, अगले 0.2 सेकेंड में एक और 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 चक्कर। 0.2 बेटा 5 बार किया तो पूरा पूरा 1 सेकेंड हो गया। तो कुल मिलाकर इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? 5, कि इसने 5 चक्कर काट लिए हैं 1 सेकेंड के अंदर। आप इसे 5 CPS भी लिख सकते हो, साइकिल्स पर सेकेंड। बेटा क्या? साइकिल्स पर सेकेंड। द नेम इज वेरी लिटरल, कितने चक्कर काटे प्रति सेकेंड। या फिर बेटा इसको आप हर्ट्ज भी कह सकते हो, 5 हर्ट्ज भी कह सकते हो। बेटा हर्ट्ज को हम ऐसे एब्रीवेट कर सकते हैं HZ, अक्सर बेटा H कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आप सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज ऑलवेज 1/टाइम पीरियड। बेटा इट इज 1/टाइम पीरियड। जैसे इस सवाल में अगर देखें तो बड़ा फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई थी? 1/0.2। बेटा 1/0.2 इज ऑफ कोर्स 5। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल लेट से बड़ा टाइम पीरियड जो है वो 0.25 सेकेंड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/0.25। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 4। फ्रीक्वेंसी उसकी 4 है। फ्रीक्वेंसी 4 है, इस बात को तुम अर्थ समझ गए होंगे। पहले 0.25 सेकंड के अंदर एक चक्कर, अगले 2.5 सेकंड में एक और चक्कर, अगले 0.25 के अंदर एक और चक्कर, अगले 0.25 के अंदर एक और चक्कर। तो कितने चक्कर काट लिए? 4 चक्कर काट लिए 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बड़ा बहुत ही क्लियर है, दैट इज 1/T। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बातें बोलना चाहूँगा। यूनिट तो बेटा मैंने लिख ही दी। रही बात बेटा डायमेंशन की, तो आप कह सकते हो कि इट इज 1/टाइम, तो बेटा इसकी डायमेंशन आ जाएगी T⁻⁻1। ऑब्वियस बात है बेटा, ये टाइम का इनवर्स है तो होगा तो ये स्केलर ही होगा बेटा, तो स्केलर ही होगा, वेक्टर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यूनिट हर्ट्ज भी होती है बेटा और साइकिल पर सेकंड भी होती है। कई जगह सेकंड इनवर्स भी लिखा रहता है, वो एक ही बात है। यूनिट की अगर बात करें तो आप बेटा हर्ट्ज भी लिख सकते हो, साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हो और सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। वो कोई बड़ा इसमें इशू है नहीं, ये सब चीज़ें अपने आप में चलती हैं। ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में इतनी सारी बातें तो अपन को ध्यान रखनी है। खास तौर से ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है बेटा ये 1/T है, 1/टाइम पीरियड है, ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी प्रकार का टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मतलब बेटा आना जाना आना जाना आना जाना। जैसे झूले का मोशन है बेटा, झूले का मोशन आना जाना आना जाना। स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक बांध दिया, स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। जो भी इस तरह का टू एंड फ्रो मोशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन। लिखना चाहो बच्चों लिख सकते हो। एनी काइंड ऑफ oscillatory motion, sorry, my fault, any kind of to and fro motion, to and fro motion बड़ा आना जाना। स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है, कर्व पे भी हो सकता है, आना जाना। किसी डेफिनेट पाथ पे आना जाना टाइप अगर मोशन है तो बस उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं। एनी काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर बड़ा क्या खास बात होती है सुनिएगा। बड़ा मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई पोजीशन ऐसी होगी जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, यहाँ पर तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऑसिलेटरी मोशन वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट एक तरह से आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। बड़ा क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। इक्विलिब्रियम है तो देखते पता लग गया आपको, क्योंकि मैंने फोर्स जीरो लग दिया, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर आपने पार्टिकल को ऐसे राइट साइड में अगर डिस्प्लेस किया तो इस पार्टिकल पर लेफ्ट में कोई ना कोई फोर्स लगेगा और ये फोर्स पार्टिकल को वापस लाने की कोशिश करेगा। ये जो फोर्स है बड़ा, इसे हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या शब्द यूज करेंगे बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स। और हमने रीस्टोरिंग शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि ये पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बच्चों, पूरे रास्ते फोर्स इधर, फोर्स इधर, फोर्स इधर, यहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका ये अर्थ थोड़ी कि पार्टिकल यहां पर रुक जाएगा। जब यहां से यहां तक के पूरे मोशन में पार्टिकल पर फोर्स इधर लगा है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ऑब्वियस बात है कि पार्टिकल की लगातार स्पीड बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है। तो यहां पर भले ही आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, स्पीड तो अच्छी खासी होगी, और स्पीड अगर अच्छी खासी होगी तो पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जैसे पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इसके पास भले ही वेलोसिटी लेफ्ट में होगी, लेकिन फोर्स इस पर लग जाएगा राइट। फोर्स लग जाएगा इस पर राइट, तभी तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। अगर फोर्स भी इसी तरफ लग गया बड़ा, फिर तो पार्टिकल भाग जाएगा, वापस ही नहीं आ पाएगा, और वापस ही नहीं आ पाएगा तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा। मुझे तो आना जाना आना जाना आना जाना ऐसे करना है। तो ऑसिलेटरी मोशन में खास बात एक तरह से ये होगी कि एक तरह का रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, और ये रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क जो है ये हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है, और जो इसी कारण से हमारी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो अपने आप में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। किसके अंदर बेटा? अपने ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ गई। वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी भले ही जीरो हो गई हो, फोर्स तो लग रहा है, तो पार्टिकल वापस आएगा, और जब पार्टिकल वापस आएगा तब वेलोसिटी भी इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। यहाँ पर उसकी स्पीड अच्छी खासी, भले ही फोर्स जीरो हो गया हो, एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड तो है, पार्टिकल आगे जाएगा। जैसे पार्टिकल आगे जाएगा, फोर्स लग रहा है इधर, वो लगातार स्पीड को घटाएगा 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 घटाएगा। ये जो फोर्स है, ये जो बड़ा हमने रीस्टोरिंग फोर्स लिखा है, ये कैसा भी हो सकता है। ये जो फोर्स है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एक्स भी हो सकता है। आई डोंट केयर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है ऑसिलेटरी मोशन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर बस रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए और वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होना चाहिए। भले वो फोर्स कांस्टेंट हो, भले वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, भले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2 हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स हो। आई डोंट केयर, ठीक है, बस रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। एंड इन सभी को मैं क्या नाम दूंगा? ऑसिलेटरी मोशन। इन सभी को बेटा मैं क्या नाम दूंगा? ऑसिलेटरी मोशन। यहां तक बड़ा बात क्लियर? यहां तक बड़ा बात क्लियर? अब यहां पर एक बात और, अगर मान लीजिए इफ नो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं, ये जो फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट की अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, इस बात का मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे सिस्टम के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स है, इस बात का मतलब बड़ा ये हो गया कि मैकेनिकल एनर्जी घट नहीं रही है। अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे, वो तो बड़ा, जैसे मान लो कि एयर रेजिस्टेंस हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, वो तो लगातार एनर्जी घटाएंगे और घटाने के कारण क्या होगा कि जो पार्टिकल पहले यहां से यहां ऑसिलेट कर रहा था, फिर वो धीरे धीरे यूं ऑसिलेट करते यूं हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। बेटा क्या शब्द यूज करेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन इस केस के अंदर तो क्या हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ही नहीं है, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्डन नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर सिस्टम के पास एनर्जी फिक्स रहेगी। सिस्टम के पास एनर्जी फिक्स रहेगी तो सिस्टम जो होगा वो फिक्स्ड बाउंड्रीज के बीच में मूव करेगा। उसका एक तरह से ऐसे मोशन कम होते होते घटेगा नहीं, उसका मोशन इन दोनों फिक्स्ड बाउंड्रीज के बीच में लगातार चलता जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लो, ये एग्जांपल मेरे ख्याल से आप बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए बेटा कि हम किसी बच्चे को झूला झुला रहे हैं। अब जब झूला झुला रहे हैं तो मैंने उस झूले को ऐसे किसी h हाइट पर ले जाके छोड़ दिया। इन जनरल क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस होता है, उस कारण से क्या होता है कि वो बच्चा पहले यूं आगे जाता है फिर वापस आता है, लेकिन अब वापस उस h पे नहीं आएगा, h से कम पे आएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर नीचे और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर छोटे छोटे ऑसिलेटरी मोशन करते करते फिर बंद हो जाएगा। इस केस में मोशन पीरियडिक नहीं है, इस केस में मोशन पीरियडिक नहीं है। सर पीरियडिक क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ा मोशन रिपीट ही नहीं हो रहा। मोशन रिपीट तो तब होता ना जब पार्टिकल एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचता, तब मैं बोलता ना कि मोशन रिपीट हो रहा है। अगर मान लो कि एयर रेजिस्टेंस ना होता, मान लो कि झूले और बड़ा जो ऊपर जो हमने रॉड के साथ ऊपर जिस पाइप के साथ हमने उस झूले की चेन को बांध रखा वहां पर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, मान लो कि एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। तो मैं उस बच्चे को ऐसे h हाइट पर ले जाके छोड़ दूंगा तो वो जाएगा आएगा यहीं वापस पहुंचेगा, क्योंकि उसने कोई एनर्जी लूज नहीं की। और अगर वहीं पर वापस पहुंचा तो पहली बार जैसा मोशन हुआ था वैसा ही मोशन अगली बार होगा, वैसा ही मोशन तीसरी बार होगा, वैसा ही मोशन चौथी बार होगा, वैसा ही मोशन पांचवी बार होगा, वैसा ही मोशन 1000वीं बार होगा, और वैसा ही मोशन होगा तो बड़ा मोशन तो पीरियडिक भी होगा क्योंकि रिपीट ही तो कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर एक्सटर्नल एजेंट का या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्डन नहीं है तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, और अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं तो पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, बीच रास्ते से नहीं लौटेगा, उसी रास्ते उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। और अगर उसी पोजीशन में वापस जाएगा तो मोशन रिपीटेटिव होगा, और अगर मोशन रिपीटेटिव होगा तो बेटा मोशन कैसा होगा? पीरियडिक होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिनके अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन नहीं है, उनमें हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और वो मोशन पीरियडिक होंगे। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक नहीं होगा,
जैसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्डन आ जाएगा, जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन आ जाएगा, फिर हम बोलना बंद कर देंगे ये वाली बात। फिर है ना फिर बेटा हम नहीं कह सकते कि मोशन पीरियडिक है। बेटा मोशन पीरियडिक तभी तक होगा जब मोशन रिपीट करे, और बेटा मोशन रिपीट तभी करेगा, उसी पोजीशन में वापस से पहुंचेगा जब बेटा आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन आपके पास 0 है। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा मेरे ख्याल से वाली बात आपको समझ में आई गई होगी। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं बेटा, सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक को ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिनके अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो वो पीरियडिक होंगे। आगे चलिए बेटा, जैसे मैंने इस पेज पे ये कहा कि बेटा इस फोर्स का एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है। ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऐसे तो हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों एक्सप्रेशंस बन जाएंगे। ऐसे जो हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों एक्सप्रेशंस होंगे, हम सबको नहीं पढ़ सकते, उनमें से हम एक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि हम उस एक को अगर पढ़ लेंगे तो ऑफकोर्स हम एक सेंस समझ जाएंगे कि हाँ बाकी भी मोर और लेस इस तरह के रूल्स फॉलो करते होंगे। तो हम उस ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ते हैं जिस ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और उसे हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन का एक सबसेट है, जिसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो चलिए हेडिंग लिखिए बेटा, लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेडिंग लिखिए। अब बड़ा बाद में हम आगे जाके एंगुलर एसएचएम भी पढ़ेंगे। एक बार हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर एसएचएम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। क्या है बेटा लीनियर एसएचएम, सुनिएगा। हालांकि मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दिया था। लेट्स से कोई पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। लेट्स से बेटा ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी x इक्वल्स टू 0 को मैं एक बार के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेता हूँ। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। प्यारे बच्चों, जो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, वहाँ पर आपके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होती है। अच्छी बात है बेटा, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट पर उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो 0 होगा, उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये आपकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बेटा आपकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, this is also extreme position। पार्टिकल इन एक्सट्रीम पोजीशन के आगे नहीं जाएगा। पार्टिकल जो मूव करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में ही इस तरह से मूव करेगा। ऑब्वियस बात है कि जो पार्टिकल इस तरह से लगातार मूव कर रहा है वो यहां पर पलटेगा, और यहां पर अगर पलटेगा तो ऑब्वियस बात है बेटा यहां पर स्पीड की वैल्यू क्या होगी, 0। जो पार्टिकल यू लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है बेटा उसकी वेलोसिटी ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पर आपके पास 0 होगी। यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ऑब्वियस बात है कि बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। एक्सट्रीम पोजीशंस पर अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी तो मैं तो बहुत श्योर हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है तो ऑफकोर्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होगी। यहाँ तक बड़ा मेरे ख्याल से कुछ कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, पोटेंशियल सबसे कम है तो काइनेटिक सबसे ज्यादा है। यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब इस पॉइंट पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी। बड़ा स्पीड ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स यहां पर 0 होगा। खैर वैसे भी अगर मान लो कि वेलोसिटी मैक्सिमम है
तो जो भी चीज़ मैक्सिमम होती है उसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। यहाँ तक बेटा बातें क्लियर है। अभी तक मैं एसएचएम की मेन बात तो बोला ही नहीं। मेन बात बेटा मेरे पास एसएचएम की ये है कि अगर मैं पार्टिकल को ऐसे राइट साइड के अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, अगर मैं पार्टिकल को ऐसे राइट साइड में अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, तो जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उस पर फोर्स जो है वो लेफ्ट लगेगा। या फिर अगर मैं पार्टिकल को थोड़ा सा अगर लेफ्ट डिस्प्लेस करता हूं तो उस पार्टिकल पर फोर्स राइट लगेगा, राइट लगेगा। इस फोर्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। सर ये वाली बात तो ऑसिलेटरी मोशन में भी थी। हाँ बेटा बिल्कुल थी, बस वहां पर और यहां पर अंतर यह कि वहां पर फोर्स कुछ भी हो सकता था। यहां पर बात यह है कि जो फोर्स होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, कि ये जो भी आपका फोर्स है, जैसे आप ये जो भी आपका फोर्स है, जैसे आप रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, दिस फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ एसएचएम की दो कंडीशंस स्टेट कर रहा हूं। पहली ये कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आपने राइट डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स लेफ्ट, लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स राइट। पहली कंडीशन बेटा ये है, पहली कंडीशन मेरे पास ये है कि restoring force on the particle should be opposite to the displacement from इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो भी आपकी बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका बेटा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। आपको वैसे पहली कंडीशन तो आपने ऑसिलेटरी मोशन से उधार लिया, बिल्कुल नहीं बेटा। दूसरी बात, ये जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो दूसरी बात बेटा ये है कि magnitude of restoring force should be directly proportional to magnitude of a displacement from equilibrium position। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। यहां से बड़ा कुल मिलाकर मेरे पास जो फॉर्मूला है बड़ा यह है कि फोर्स शुड बी इक्वल टू के इंटू एक्स। के बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है जिससे आप जिससे आप एसएचएम कांस्टेंट भी कह सकते हो। बेटर ये होगा कि हम इसे ऐसे लिखें कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स वेक्टर। सर ये अचानक से माइनस कहां से आ गया बेटा? ये वाला फॉर्मूला तो मैग्नीट्यूड्स के लिए है, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा बेटर है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये माइनस बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करने के लिए है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बेटा, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। अब सुनना बेटा, जैसे मेरे ख्याल से मैंने मैथमेटिकली सारी बातें बता दी। अब सुनना, इसका मतलब ये हो गया
कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना दूर होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, और पार्टिकल जब यहां पर होगा तो ऑब्वियस बात है उसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पर भी आपके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन और फोर्स जो है दे विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी पार्टिकल को यहां से छोड़ा तो उस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक्सेलरेशन लग रहा है इस तरफ, तो पार्टिकल इस तरफ आएगा। जैसे आएगा उसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी भी इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। यहां पर भले ही भले ही एक्सेलरेशन जीरो हो गया हो, भले ही फोर्स जीरो हो गया हो, लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो है, और वो भी वेलोसिटी अच्छी खासी। सर अच्छी खासी क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरे रास्ते फोर्स लगा है इस तरफ और उसने स्पीड को बढ़ाया है। तो जब पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो उसके पास ऑब्वियस बात है कि स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इस स्पीड से जैसे पार्टिकल आगे निकला वैसे ही फोर्स तो बड़ा हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ होगा। वेलोसिटी जैसे ही इस तरफ हुई, फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, लगातार वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। यहां पर पहुंचते पहुंचते आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अब वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका यार थोड़ी कि यहीं पड़ा रहेगा, फोर्स तो अब भी लग रहा है, एक्सेलरेशन तो अब भी है, तो लगातार बड़ा वापस से इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। जब वापस आ रहा होगा तब वेलोसिटी भी इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। यहां पर जब पहुंचेगा तो अगेन इसके पास स्पीड होगी सबसे ज्यादा, भले ही एक्सेलरेशन जीरो लेकिन स्पीड सबसे ज्यादा। तो जैसे पार्टिकल इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही फोर्स तो इस तरफ, एक्सेलरेशन तो इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, तो लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी। यहां पर आकर वापस से वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटा हमेशा बैठा रहेगा। इट स्टॉप्स मोमेंटरली, इट स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट। फिर बड़ा फोर्स तो लग ही रहा है इस तरफ, एक्सेलरेशन तो है इस तरफ, वापस पार्टिकल आएगा, लेकिन जब वापस पार्टिकल आएगा तो वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, लगातार बड़ा इस तरह से मामला आपका चलता जाएगा। आई होप इट्स ओके। यहां से चलकर वापस यहां तक आ गया, पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, इसको हम बोल देंगे टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है उसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। अगली बात बेटा, ये जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसे हम कैपिटल ए बोलेंगे। सॉरी, कैपिटल ए से तो रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे हम इसको एम्पलीट्यूड। बड़ा बोलेंगे हम इसको एम्पलीट्यूड, यहां लिख दो। बड़ा बताना ये एम्पलीट्यूड है क्या? मेरे ख्याल से इट इज द सेपरेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज सेपरेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड को मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं। अगर ये डिस्टेंस आपकी ए होगी तो बड़ा ऑफ कोर्स ये भी आपकी ए होगी, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उनके बीच के सेपरेशन का हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज हाफ ऑफ द, बाई 2 है नीचे, हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस। दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशंस है उनके बीच के सेपरेशन का हाफ। ऑफ कोर्स बड़ा सेपरेशन है तो यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। और क्या होगी? तो कोई मुझसे पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या होगी? बड़ा मीटर होगी। कोई मुझसे इसकी पूछ ले कि सर डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन बड़ा कैपिटल एल होगी। लेंथ ही तो एक तरीके से, ये बड़ा आपका एम्पलीट्यूड है। आई होप बड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हेडिंग लिखेगा इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बड़ा इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैं उसको डिराइव कर रहा हूँ। मैं डेरिवेशन तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक बार कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके काम बहुत बार आएगी। आराम से इत्मीनान से सुनिएगा बच्चों। ये आपका x इक्वल्स टू प्लस ए है, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका x इक्वल्स टू माइनस ए है। ये बड़ा आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, कोई m मास का पार्टिकल है, वो मान लीजिए कि बेटा मैंने उसको यहां से x डिस्प्लेस किया, m मास का पार्टिकल है, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा इस तरफ। बेटा उस फोर्स को मैं एक बार के लिख रहा हूं k इंटू एक्स। बेटा क्या लिख रहा हूं, k इंटू एक्स। हम जानते हैं कि इस पर फोर्स है, फोर्स है आपके पास बेटा माइनस के इंटू एक्स, इट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा माइनस का सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है कि एक्सेलरेशन और एक्स जो वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहां से मेरे पास बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। बेटा के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट्स को मैं एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूं जो हमारे आगे जाके भी काम आएगा। मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूं बेटा। किससे रिप्लेस कर रहा हूं बेटा, ओमेगा स्क्वायर से। हालांकि ओमेगा बेटा मैं बाद में बोल दूंगा, अभी तो बड़ा सिर्फ जस्ट स्टेट कर रहा हूं कि इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी नहीं, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर क्या अर्थ है इस बात का, धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता मत करो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। बेटा एक्सेलरेशन इज नोन एज ऑफ कोर्स डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन बोल दो या फिर पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन, आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट इज डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। हालांकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने उस फॉर्मेट के अंदर छोड़ दी जो बहुत ही फेमस फॉर्मेट है। किसी भी इक्वेशन को अगर आपको प्रूव करना हो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, तो वो चेक कर लो कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। बट दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बड़ा अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ज़्यादा ऐसे लोड नहीं लेना है, ठीक है, कि सर एक कैसे सॉल्व होगी वगैरह वगैरह, वो मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। बड़ा मैंने तो सिर्फ बताने के लिए बताइए कि बुक्स में लिखी रहती है, तो मैंने भी लिख दी कि हाँ भाई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की होती है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं पंतु। हमारा जो एक्सेलरेशन है उसको लिखने की 2 स्टाइल है। एक तो है डी बाई डी टी, और यही एक्सेलरेशन हम एक स्टाइल से और लिखते हैं वी डी बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं बेटा, वी डी बाई डी एक्स। मैं इस एक्सेलरेशन को वी डी बाई डी एक्स लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैंने सोचा कि मैं एक्सेलरेशन को एक बार के लिए वी डी वी बाई डी एक्स लिख दूं। दैट इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। बेटा के अपॉन एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और यहां से मेरे पास आ गया है वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब आराम से देखना बेटा, जब x की वैल्यू a थी, जब x की वैल्यू a थी, जब x की वैल्यू a थी तब v की वैल्यू 0 थी। यहां पर जब पार्टिकल होता है तो स्पीड 0 होती है, और जब x की वैल्यू x हो गई है बेटा तब मेरे पास स्पीड की वैल्यू एक बार के लिए v हो गई है। आसान सा इंटीग्रेशन है। v dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगानी है मुझे 0 से लेके v तक, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, a से x तक। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, मैंने माइनस हटा दिया और उसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मुझे दो चार बातें पता लग रही बेटा। एक तो ये पता लग रही है कि जैसे ही x की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए हुई, x की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए हुई बेटा, पुट करके देखना तो आपके जो स्पीड है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तब बेटा x की वैल्यू 0 पुट करना, थोड़ा स्पीड की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है तो आपकी स्पीड की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी और उसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी, ए ओमेगा। हम धीरे धीरे याद कर लेंगे, इसको बहुत बड़ा टास्क है नहीं, सब हो जाएगा। पहले अपन बड़ा इक्वेशन निकालते हैं। इस v को हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा ऐसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। चलिए बेटा अगले पेज पे करते हैं। dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन करूं क्या? बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम कर नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि पार्टिकल शुरुआत में कहाँ पर है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बता दिया होता कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो आप क्या करते, आप t को 0 पुट करते और x को a पुट करते। अगर मैंने आपको ये बता दिया होता कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर ओरिजिन पर है, तो आप t इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। अगर मैंने ये कह दिया होता कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो आप t इज इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू माइनस a पुट करते हैं। लेकिन बेटा मैंने बताया नहीं, तो आप है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन मत करो, आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो, ऐसे कांस्टेंट वाला। आप बोलोगे सर ये तो खतरनाक सा इंटीग्रेशन लग रहा है। बेटा ऐसा बहुत ही स्टैंडर्ड सा इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स के अंदर हो सकता है बेटा आप कभी इसको पढ़ो। इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। बेटा इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, मैथमेटिक्स में आप लोग सीख भी लोगे, हो सकता है बेटा कभी आपने सुना भी हो। अगर कोई बच्चा फिर भी जिद कर ले कि सर नहीं सर मैंने तो नहीं सुना और सर मुझे तो डेरिवेशन चाहिए इसकी, तो मैं साइड में कर देता हूँ। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं बेटा मेरे लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बच्चा तो ऐसे खुराफाती होता ही है कि सर मुझे तो डेरिवेशन ही चाहिए, मुझे नहीं याद करना। तो ऐसे केस में बेटा मैं इस तरह को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। आप x को एक बार के लिए a साइन थीटा लिख दो, ठीक है, तो dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा d थीटा। अब पटकोड़ा dx की जगह लिख दिया है a टाइम्स cos थीटा d थीटा और नीचे मेरे पास आ गया है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट आएगा बेटा कितना, a cos थीटा। a cos थीटा कैंसिल हो गया बेटा, मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। इंटीग्रेशन d थीटा इज ऑफ कोर्स थीटा। थीटा को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ठीक है, अब तो समझ गए। चलिए बेटा इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ओमेगा dt का इंटीग्रेशन बेटा t प्लस साथ में बेटा मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना था। आई रियली होप बेटा सब बच्चों को याद आ रहा होगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बेटा हम एक कांस्टेंट भी तो लगाते हैं, तो मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया थीटा। यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई है कि x अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस थीटा और x की वैल्यू मेरे पास आ गई है a टाइम्स साइन ओमेगा प्लस थीटा। तो जो पार्टिकल SHM कर रहा है वो किसी भी टाइम पर कहां होगा, किसी भी टाइम पर बेटा कहां पर होगा, वो इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। हो सके
तो बेटा लाइफ भर के लिए इसे याद रख लो। लाइफ भर मतलब बेटा ठीक है, जब तक जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं देते तो आप याद भी कर सकते हो। मैंने इसको प्रूव किया है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप बार बार इसको प्रूव करते रहो। आप ये कह दो कि सर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन ये है। हो सकता है कि बेटा ये चीज़ आपके बाद में भी कभी न कभी कहीं ना कहीं काम आए। अगली बार जब भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो मैं फिर से सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में बेटा 6-7 मिनट तो लग ही जाते हैं यार। मैं सीधे ही बोल दूंगा कि देखो बेटा मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, तूने याद कर लिया होगा, मैं तो सीधे लगा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मेरे को तुम ये मत करना सर ये कहाँ से आ गया। बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ पर है। चलो बेटा इस इक्वेशन ऑफ एसएचएम को थोड़ा सा अपन और बेटर तरीके से देखते हैं, समझते हैं, इसके बारे में और बातें अपन करते हैं। ये लीजिए वो लाइन, जिस लाइन के अलॉन्ग बेटा आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x इक्वल्स टू -a है, ये x इक्वल्स टू +a। पार्टिकल x इक्वल्स टू -a से लेके x इक्वल्स टू +a के बीच में लगातार ऑसिलेट किए जा रहा है, किया जा रहा है। किसी भी टाइम पर पार्टिकल कहां पर है ये हमें पता लग गया कि दैट इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। अब एक एक, सबसे पहले ये x क्या है? x बता रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल पोजीशन क्या है, या फिर x इक्वल्स टू 0 से डिस्प्लेसमेंट कितना है। साइन ऑफ समथिंग की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी करेगी? -1 से लेके +1 तक। तो x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी करेगी? -a से लेके +a तक। तो हमारा जो x है वो बेटा वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? -a से लेके +a तक। ऑफ कोर्स हमारा जो x है वो -a से लेके +a तक लगातार वेरी किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। आगे चलते हैं बेटा। ये आपका a क्या है? a मैं पहले ही बोल चुका हूं, a इज अवर एम्पलीट्यूड, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये जो ओमेगा टी प्लस थीटा आया है, ये ऑब्वियस बात है कोई ना कोई एंगल है। इसे हम बोलते हैं फेज। प्यारे बच्चों क्या शब्द यूज करते हैं अपन इसके लिए? फेज। इसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं फेज। और इसमें भी टी के साथ ये जो ओमेगा है इसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा डोंट कंफ्यूज इट विथ एंगुलर वेलोसिटी, ये अलग टर्म है बेटा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसकी यूनिट क्या आएगी? बेटा देखो साइन के अंदर ये रेडियन होना चाहिए, ये तो सेकंड है, तो पक्की बात है कि इसकी यूनिट होनी चाहिए रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेडियन आ जाना चाहिए। साइन के अंदर तो रेडियन ही होना चाहिए। तो ओमेगा की जो यूनिट होगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकंड। मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो रेडियन तो बड़ा एंगल है, उसकी डायमेंशन होती है, नीचे टाइम है, टाइम की डायमेंशन बड़ा टी होती है, वो ऊपर गया तो टी की पावर -1। ओमेगा से हम हमेशा टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2π बाई टाइम पीरियड। एक बात और बेटा 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf। ठीक, ये सारी चीजें बेटा आपकी याद रखने लायक सी हैं, याद रख सकते हो। आगे चलते हैं बेटा। ये जो थीटा है ये एक्चुअली ये बताता है कि पार्टिकल शुरुआत में कहां है। इसको हम नाम देते हैं फेज कांस्टेंट। सर ये फेज कांस्टेंट नाम कैसे पड़ा? ये जो फेज वाली टर्म थी ना उसमें ये वाली टर्म तो वेरिएबल है, ये तो टाइम पे डिपेंड करती है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया? फेज कांस्टेंट। हालांकि इसका एक नाम और भी है बेटा, दैट इज इनिशियल फेज। अच्छा इसका नाम इनिशियल फेज कैसे रखा? भाई फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इनिशियल मतलब टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर तो ओमेगा टी तो हो गया 0, तो फेज कितना बचा? थीटा। तो फेज टी इक्वल टू 0 पर कितना होगा? थीटा होगा। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से हमारा इनिशियल फेज है। ये क्या बताएगा? ये आपको बताएगा कि
व्हाट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल शुरुआत में कहां पर आपको इस बात की इंफॉर्मेशन देगा, ये आपका थीटा। ठीक है बेटा, हल्का फुल्का इसके साथ थोड़ी दोस्ती वोस्ती होना स्टार्ट हुई होगी बेटा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बोलता हूं कि मान लो कि ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बेटा पार्टिकल यहां पर है, फिर टाइम बढ़ा तो ओमेगा टी प्लस थीटा की वैल्यू बेटा बढ़ते 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 मतलब 90 डिग्री हो गई, तो x इक्वल्स टू ए साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई ए, तो पार्टिकल x इक्वल्स टू ए पर पहुंच जाएगा। फिर टाइम बढ़ते 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 इसकी वैल्यू 180 हुई, इसकी वैल्यू जैसे 180 हुई साइन 180 एज अगेन 0, तो उस टाइम पर पार्टिकल वापस से आपका x इक्वल्स टू 0 पर आ गया। फिर टाइम बढ़ते 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 इसकी वैल्यू बेटा मान लो 270 डिग्री हुई, जैसे इसकी वैल्यू 270 डिग्री हो गई, साइन 270 ऑफ कोर्स बेटा कितना -1, तो x की वैल्यू आ गई -a। फिर बेटा टाइम बढ़ते बढ़ते ये वाला जो ओमेगा टी प्लस थीटा है ये 360 डिग्री हुआ, तो वैसे बेटा आपके साइन 360 पर फिर से कितना हो गया 0, पार्टिकल बेटा पहुंच गया x इक्वल्स टू 0 पर। तो जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा ये वाला एंगल वेरी करेगा, ये वाला एंगल वेरी करेगा, तो आपके टाइम अलग अलग टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन भी लगातार ऐसे ऐसे अलग अलग आती रहेगी। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इस बात को, अलग अलग टाइम पर पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको बेटा ने सिर्फ वो सिर्फ ये वाली बात याद कराई है कि ओमेगा जो है बेटा आपका वो 2π/T है, और टी क्या है हमारा टाइम पीरियड है। हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। चलिए बेटा हम इसकी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं यार। किसी भी टाइम पर अगर इस पार्टिकल की पोजीशन पता है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज सिंपली dx/dt। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना, ये तो ठीक है बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा टाइम्स ओमेगा। सर ये ओमेगा कहां से आया बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस, चेन रूल याद करो, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 तो आता ही है बेटा, उससे अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी टाइम पर आपके पास बेटा वेलोसिटी ये है। मैं इस वेलोसिटी के बारे में 2-4 बातें खास तौर से बोलना चाहता हूं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस π/2। आराम से सुनना बेटा मेरी सारी बातें। मैं पहली बात तो बोलना चाहता हूं कि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो सब बच्चों को नजर आ गई होगी बेटा, कितनी आएगी ए ओमेगा। भाई कॉस ऑफ समथिंग बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, -1 से लेकर +1 तक, तो ये वेलोसिटी बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, -a ओमेगा से +a ओमेगा, +a ओमेगा मतलब इस तरफ, -a ओमेगा मतलब इस तरफ। स्पीड की बात करें तो मैग्नीट्यूड बोलोगे तो आप बोल देना कि मैक्सिमम स्पीड हो सकती है a ओमेगा। कब होगी, मीन पोजीशन। पोजीशन का फेज है ओमेगा टी प्लस थीटा, वेलोसिटी का फेज है ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस π/2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेलोसिटी जो है वो पोजीशन से π/2 आगे है फेज में, तो आप ऐसा कह सकते हो फेज ऑफ वेलोसिटी इज अहेड ऑफ फेज ऑफ पोजीशन बाई π/2। ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल बेटा शीट में इसलिए लिखा है, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है नहीं। मैं यहां पर एक छोटा सा काम और करना चाहता हूं। ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, बेटा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा कैन बी रिटन एज √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। लिख सकते हैं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं ए ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर समथिंग बेटा कैन बी रिटन एज x² / a²। और यहां से बेटा a से a कैंसिल, यहां से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स √a² - x²। ये तो बेटा वही एक्सप्रेशन वापस से आ गया, बल्कि समझदार बच्चा बोलेगा कि सर v इज इक्वल्स टू ओमेगा, v इज इक्वल्स टू
v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके तो हम ये लेके आए थे। अब हम इसी को डिफरेंशिएट करके वापस से ले आए। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और मेरे पास ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार वेलोसिटी घटेगी, ठीक है। और x इक्वल्स टू 0 पर आपकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, दैट विल बी ए ओमेगा। ये बड़ा आपकी किसी भी टाइम पर वेलोसिटी, फिर है ना, बड़ा हल्का फुल्का वो क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी या स्पीड आप इस तरह से बोल सकते हो। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर मैं कहूं बेटा कि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए उसका, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन इज सिंपली dv बाई dt। बड़ा करते हैं सारा डिफरेंशिएट, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप ए ओमेगा तो बाहर निकाल लो, ए ओमेगा तो बड़ा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन, बड़ा कॉस का डिफरेंशिएशन तो मेरे पास आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बड़ा खत्म नहीं हुआ। अब ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस का डिफरेंशिएशन किया है, ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना हो बेटा, मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ये लीजिए बेटा, ये आपके पास एक्सेलरेशन, ये बेटा आपके पास एक्सेलरेशन है। मैं इस एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई। बेटा इतना तो सबको आता, इतनी बेटा क्या कहते हैं, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो सबको आती है। मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं बेटा कि जरा चेक कर, वेलोसिटी का फेज था ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई बाय 2 और एक्सेलरेशन का फेज है ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस पाई। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से आगे है फेज में, कितनी, पाई बाय 2। आप ऐसा कहना चाहो तो कह सकते हो कि वेलोसिटी इज सॉरी एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय ए फेज ऑफ पाई बाय 2। ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए ऐसे कहूं कि मान लो बड़ा पोजीशन का फेज है 0, मान लो बड़ा पोजीशन का फेज है 0, तो वेलोसिटी का फेज आएगा पाई बाय 2, तो एक्सेलरेशन का फेज कितना आएगा बेटा पाई। वेलोसिटी पोजीशन से आगे है, कितनी आगे बेटा पाई बाय 2। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फेज में आगे है बेटा कितना, पाई बाय 2। तो एक्सेलरेशन और पोजीशन में कितना फेज डिफरेंस हो गया, पाई का। कितना हो गया, पाई का। बस मैं उसमें ये नहीं बोल सकता कौन सा आगे, पोजीशन से एक्सेलरेशन आगे है पाई, तो कोई दूसरा बच्चा बोल देगा कि सर एक्सेलरेशन से पोजीशन आगे है पाई, तो बड़ा पाई वाले में अपन आगे पीछे नहीं बोल पाएंगे। तो मैं ऐसा कहता हूं कि देयर इज phase difference of pi between acceleration and position। जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में फेज डिफरेंस पाई होता है तो हम ये बोलते हैं कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आउट ऑफ फेज हैं। क्या शब्द यूज करते हैं बेटा, आउट ऑफ फेज। तो आप एक शब्द और यूज कर सकते हो कि एक्सेलरेशन एंड पोजीशन आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब बेटा अपोजिट है, वो तो दिख भी रहा है बेटा। पोजीशन अगर राइट में होगी, एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा। पोजीशन अगर लेफ्ट में होगी तो एक्सेलरेशन आपका राइट में होगा। दोनों इस तरह से आउट ऑफ फेज रहेंगे। आगे चलते हैं बेटा, मेरे पास जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया बेटा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये जो ए साइन ओमेगा प्लस थीटा है, ये तो मैं याद आ रहा है कि बेटा ए साइन ओमेगा प्लस थीटा तो हमारा एक्स है, तो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बेटा ये एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स तो हमें शुरू से पता है, बल्कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लेकर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लेकर 2 बार इंटीग्रेट करने पर हम यहाँ पहुंचे थे, यहीं पहुंचे थे। अब इसी को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो हम एग्जैक्टली वापस से वहीं पहुंच गए कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स।
आप देख पा रहे हो बेटा इसके अंदर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ए, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। वो कहाँ पर होगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस ए पर और माइनस ए पर। मैंने बेटा प्लस माइनस नहीं लगाया, प्लस माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। मैं आपको फिर से बता दूँ, जैसे ये बेटा मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जब x इक्वल्स टू प्लस ए पर होगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ, मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर ए ही होगा। जब पार्टिकल x इक्वल्स टू माइनस ए पर होगा तब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। दोनों ही जगह बेटा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। ऑब्वियस बात है बेटा, x इक्वल्स टू 0 पर तो आपका एक्सेलरेशन 0 है ही, फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वही सारी की सारी बातें वापस से बोली है, आपको बेटा एग्जैक्टली समझ में आ भी गया हो। ये बेटा किस तरह से एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के साथ वेरी, सॉरी बेटा की वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन बेटा किस तरह से पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, ये आपके पास सारा सारा मामला आ गया। हम इनके ग्राफ्स वगैरह भी बड़े आराम से बना सकते हैं। जैसे काम बेटा सवाल लिखिए, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन कर्व। बड़ा बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच का जो कर्व है वो थोड़ा बहुत सिंपल है। ये बड़ा अगर मैं पोजीशन बोल दूं, ये अगर मैं एक्सेलरेशन बोल दूं, ये अगर एक्सेलरेशन और अगर ये पोजीशन, तो मैं जानता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ए पर पावर 1 है, एक्स पर पावर 1 है, सो इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो बड़ा उस स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ग्राफ जो आएगा बड़ा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टाइप आएगा और एक्स इक्वल्स टू 0 पर आपका एक्सेलरेशन 0 है। ये लीजिए बेटा, x की वैल्यू जब माइनस ए है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। x की वैल्यू जब माइनस ए है तब एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है, और जब x की वैल्यू प्लस ए है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर माइनस क्यों? जब बड़ा x की वैल्यू प्लस ए है तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है। सर आपने तो ओमेगा स्क्वायर लिखा, मैंने बड़ा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो है ही है क्योंकि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। चलो बच्चों, यही नहीं, जब आपके x की वैल्यू 0 है तो आपका एक्सेलरेशन तो 0 है ही है। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर tan थीटा इज द स्लोप, एंड एज वी कैन सी दैट कि इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला सवाल बेटा, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन कर्व। बेटा वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ बनाइए। फिर से बड़ा काफी हद तक वैसा सा ही सवाल हो गया। ये बड़ा लेट्स से पोजीशन, ये लेट्स बड़ा आपके पास वेलोसिटी, ये बड़ा आपके पास वेलोसिटी, ये आपके पास पोजीशन। जिनके बीच भी आपको कर्व बनाना होता है उनके बीच बड़ा पहले में एक्सप्रेशन चाहिए होता है। तुम जानते हो कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा मैं इसे लिखता हूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मेरे पास आ गया v स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मेरे पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इट इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बेटा ये इक्वेशन बेटा किसकी है? एलिप्स की है। मैं बेटा ये एलिप्स बना दूंगा, आप आराम से उसको सीख भी लेना, समझ भी लेना और याद भी कर लेना, कभी काम आए तो बेटा उसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, x की वैल्यू 0 होगी तो बेटा स्पीड आपकी प्लस ए ओमेगा होगी। बेटा दिस एलिप्स विल लुक लाइक दिस। ये लो बेटा, जब x की वैल्यू बेटा प्लस ए होगी तब बेटा आपकी स्पीड 0 होगी। चेक करके देख लो बेटा, x को मैं प्लस ए रखूंगा या माइनस ए रखूंगा तो v आपका 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए हुई तब बेटा आपकी स्पीड 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तब बेटा आपकी वेलोसिटी या तो प्लस ए ओमेगा, बेटा रख के देख रहा, x को अगर मैंने 0 रखा तो v की वैल्यू बेटा प्लस माइनस ए ओमेगा आएगी। प्लस माइनस ए ओमेगा आने का अर्थ ये है ये लो बेटा कि वेलोसिटी बेटा प्लस ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा। x की वैल्यू जब 0 होगी तो बेटा वेलोसिटी या तो प्लस ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा। ये बेटा वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है। कल को बोलते हैं सर स्पीड वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाओ, थोड़ा स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में आप लोग है ना ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसे कटा देना। उस केस में नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कट कर देना, स्पीड बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉजिटिव होती है उस केस में। अदरवाइज बेटा आप जब वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन बोल रखा है बेटा फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। तो आप थोड़ा पूरा बनाना, हाँ स्पीड वर्सेस पोजीशन पूछे तो नीचे वाले को डॉटेड डॉटेड कर देना, तो बेटा आपका स्पीड वर्सेस पोजीशन भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ ही आपके निपट जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये बड़ा अच्छा था, ये आपको ना याद भी रखना यार, ना आपके कभी भी कहीं भी काम आए बेटा आपको इन बातों को याद भी रखना है। चलिए बच्चों, मैंने काफ़ी सारी बातें बता दी हैं, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी बातें हो चुकी। एक बड़ा सा सवाल करते हैं बेटा, उसमें लगभग सारी बातें आ जाएंगी, सब बातें आ जाएंगी। अब तक जितना मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का सब कुछ जो पढ़ाया वो सारी की सारी बातें उसमें आ जाएंगी। सुन लो बच्चों, ए पार्टिकल performing simple harmonic motion has position x equals to 5 meter sine (40 + π/6। बेटा किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन इस एक्सप्रेशन से दे रखी है। सवाल लिखो बेटा। सवाल बेटा बहुत आसान भी हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सवाल में पूछ वही रहा हूँ बेटा, क्या कि जो पढ़ा है एग्जैक्टली वही सारी बातें पूछ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूँ। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, angular frequency of SHM, time period of SHM, frequency of SHM। ठीक है ना, ये सब तो हो गया। इनिशियल पोजीशन, velocity at
any time t initial velocity maximum velocity acceleration at any time t initial acceleration maximum acceleration acceleration when particle is at x equals to 2 meter, speed when particle is at x equals to 3 meter, speed when particle is at x equals to 4 मीटर। बड़ा 14 क्वेश्चंस हैं और जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे ये सवाल पूछे। सारे सवाल आपको खुद करने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले एम्पलीट्यूड। बेटा x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा कंपेयर करूंगा तो ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया बेटा 5 मीटर। a साइन ओमेगा t प्लस थीटा तो बेटा 4 क्या आ गया ओमेगा। SI यूनिट में होना चाहिए तो आप लिख सकते हो कि 4 रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड बेटा टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा तो आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट विद पाई बाई 2 seconds. Sir, what is the frequency? बेटा frequency is 1 upon time period, that is of course 2 by pi hertz. What is the initial position? मतलब t is equals to 0 और पार्टिकल कहाँ पर है? t is equals to 0 और पार्टिकल है कहाँ पर बेटा 5 मीटर साइन t को 0 रखना साइन पाई बाई 6 बेटा साइन पाई बाई 6 इज हाफ तो पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पर 2.5 मीटर पर है। पार्टिकल अगर ऐसे चम कर रहा है, अगर ये x इक्वल्स टू 0 है, अगर ये x इक्वल्स टू बेटा 5 है, ये x इक्वल्स टू -5 है तो t इज इक्वल्स टू 0 बेटा पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। कहाँ से? x इक्वल्स टू 2.5 से। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई इशू थोड़ी इसमें। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी उसको डिफरेंशिएट कर दो। वी नो इट वेरी वेल कि वेलोसिटी इज सिंपली dx बाई dt। बेटा t का कोफिशिएंट 4 है बेटा बाहर आ जाएगा तो बाहर तो आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। साइन का डिफरेंशियल आएगा कॉस ऑफ 4t प्लस पाई बाई 6। मुझसे पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बेटा t को 0 पर रख दो तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई बेटा 20 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस पाई बाई 6 √3/2 तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है 10√3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पर 2.5 बेटा उसकी पोजीशन है और इनिशियल वेलोसिटी उसके पास ये 10√3 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी? एज यू कैन सी दैट बेटा ये आपका एक्सप्रेशन है। मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये होनी चाहिए भाई, कॉस की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है -1 से लेके +1 तक, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास हो सकती है 20 मीटर पर सेकेंड।
दूसरे शब्द में आप कह सकते हो कि सर ए ओमेगा, ए आपका 4 है बेटा, ओमेगा सॉरी ए आपका 5 है, ओमेगा आपका 4 है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। मचा दी बेटा अपन ने। एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी, बेटा किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी पता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो। कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन, टी का कोएफिशिएंट 4 है बेटा, वो बाहर और आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास किसी भी टाइम पर बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहीं लिख दूँ, यहीं लिख दूँ, -80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा 80 किस लिए, टी का कोएफिशिएंट 4 है बेटा, वो चेन रूल के कारण बाहर आता है, माइनस बेटा इसलिए कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, ये लीजिए। किसी भी टाइम पर बेटा आपका एक्सेलरेशन ये रहा। मुझसे पूछा कि इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टी को 0 पुट कर दो, साइन π/6 बेटा कितना हो गया, हाफ, तो इनिशियल एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मैं अर्थ जानता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो t = 0 पार्टिकल यहां पर है, वेलोसिटी इस तरफ 10√3 है और एक्सेलरेशन इस तरफ बेटा कितनी है 40। सर यहाँ माइनस नहीं दिखा रहे आप बेटा, माइनस तो सिर्फ और सिर्फ बताने लिखता कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब बेटा वो नेगेटिव मैंने एरो से दिखाई दी, इसलिए कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा 80। ये अगेन प्लस माइनस बेटा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दो जगह होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर बेटा पॉजिटिव साइड में, यहाँ पर आपका नेगेटिव साइड में। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे प्यारे वाले बच्चे जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है, और हमारा ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कितना आ रहा है, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। दिख तो रहा है बेटा, ठीक दिख रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट x = 2 मीटर। x = 2 पर जो पार्टिकल है, सर पार्टिकल तो 2.5 पर है, 2.5 तो शुरू पर है, बट बाद में पार्टिकल चलते 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 5 भी जाएगा, फिर वापस चलते चलते कभी कभी 2 पे भी आएगा, हर जगह जाएगा वो तो जब 2 पर होगा तब एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं -ω² इंटू एक्स। ओमेगा बेटा कितना है 4, तो उसका स्क्वायर तो हो गया 16, एक्स की वैल्यू 2, सब कुछ SI यूनिट में है, तो -32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो x = 2 पर होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, बेटा नेगेटिव तो होना ही चाहिए। पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट x = 3 मीटर। पार्टिकल जब x = 3 मीटर पर होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी। क्या आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पता है क्या, आप बोलोगे हाँ से बिल्कुल पता है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हमारे पास फॉर्मूला है v = ω √a² - x²। तो उससे हम कह सकते हैं कि v = ω, ओमेगा तो बेटा कितना 4 इंटू √ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस बेटा x का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। ये ले बेटा वेलोसिटी आ गई है 16 मीटर पर सेकेंड। सर x = 4 मीटर पर जब होगा तब स्पीड क्या होगी, और कम होगी। जैसे जैसे आगे जाएगा बेटा स्पीड तो लगातार कम ही होगी। कितनी होगी, अगेन बेटा वही बात, क्या हमें स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x पता है, बिल्कुल पता है। v = ω, ओमेगा बेटा कितना है 4 इंटू √ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। x मतलब बेटा ऑफ कोर्स पोजीशन बेटा कितनी है 4, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9 का रूट बेटा कितना आ गया 3, 12। ये लीजिए बेटा स्पीड मेरे पास आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास बेटा क्या आ गई, स्पीड आ गई है 12 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी बेटा इस तरह से एक्सेलरेशन की हम सारी की सारी बातें बड़े आराम से देख सकते हैं, कोई टफ टास्क थोड़ी बेटा ये, ठीक है, आसान सी टास्क थी, सारे के सारे बच्चे इस बात को समझ ही गए होंगे। ये सवाल अपने आप में अच्छा है, हमने जितनी बातें पढ़ी हैं उन बातों को एक तरह से रिलेट करते हुए। एक और सवाल बेटा, ये सवाल थोड़ा सा अलग है बेटा। एक वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे पास एक प्लैंक है और इस प्लैंक के ऊपर ऐसे m मास का ब्लॉक है, ऐसे बड़ा m मास का ब्लॉक है। अब ये जो प्लैंक है ना,
ये यूं यूं ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, तो ऑफ कोर्स एम मास का ब्लॉक भी उसके साथ साथ ऑसिलेट करेगा। कभी ये ए डिस्टेंस अच्छा बड़ा ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, एम्पलीट्यूड इसका ए है, एम्पलीट्यूड इसका ए है, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। दिस प्लैंक is oscillating in vertical plane, और इक्वेशन दे रखी है x is equals to a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, मतलब एम्पलीट्यूड a है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड normal force between block and plank when plank is at equilibrium position। दूसरा, plank is at topmost point। तीसरा सवाल, plank is at bottommost point। चौथा, plank is at x distance above equilibrium। Fifth, plank is at x distance below equilibrium। करते हैं बेटा, बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। ये है बड़ा आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले करते हैं, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब बड़ा इस प्लैंक की और ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एम मास के ब्लॉक पर सबसे पहले बड़ा नीचे की तरफ तो एम जी, बड़ा मैं पहला सवाल कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ नॉर्मल। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर रहा होगा उस टाइम पर भले ही इसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ऑफ कोर्स ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। सो बेटा नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, mg। पहला सवाल तो बेटा अपन ने ऐसे ही कर दिया। चलो बेटा दूसरा करते हैं। दूसरे के अंदर बेटा आपका जो प्लैंक है वो जो भी आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, सबसे ऊपर पहुंच गया बेटा। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ऐसे एम मास का ब्लॉक ऐसे पहुंच गया, कोई बात नहीं बेटा। कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले नीचे की तरफ तो है एम जी, ऊपर की तरफ है नॉर्मल। जब ऊपर वाले एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पर तुम जानते हो कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका एक्सेलरेशन तो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा, और उस एक्सेलरेशन की मैं तो वैल्यू भी जानता हूं कि दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड। ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सर माइनस क्यों लगा रहे हैं बेटा? माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन बता चुका हूं कि इस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है बेटा, बन गया अपना काम। तो एक्सेलरेशन है नीचे तो नेट फोर्स है नीचे, नीचे की तरफ नेट फोर्स है एम जी माइनस नॉर्मल, एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। अरे नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास आ गई एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। सेकेंड क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपका जो प्लैंक है बेटा वो सबसे नीचे पहुंच गया, सबसे नीचे पहुंच गया, कोई बात नहीं बेटा। ये अगला एक्सट्रीम है, और जब आपका ब्लॉक यहां पहुंच गया बेटा अब क्या कहानी है?
जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे होगा तो ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा। और कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आखिर कितना दूर है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से? ये तो सर a डिस्टेंस दूर है। बेटा कौन से फोर्सेस? नीचे की तरफ मेरे पास है mg, ऊपर की तरफ बेटा मेरे पास है नॉर्मल। एक्सेलरेशन बेटा ऊपर की तरफ है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। हमें तो न्यूटन से लगाना आता है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास इनटू ऊपर की तरफ नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ नेट फोर्स है n माइनस एम जी, इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। नॉर्मल की वैल्यू आ गई है एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर ए। ये मेरे पास बेटा थर्ड का आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में हमें सवाल में बोल रखा है कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस ऊपर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस ऊपर है। बेटा मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा दूं डायग्राम। चलो, ये आपका m मास का ब्लॉक है। बेटा कौन से फोर्सेस? नीचे की तरफ तो mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। एक्सेलरेशन तो बड़ा ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही होगा और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्सेलरेशन है नीचे तो नेट फोर्स भी नीचे आखिर नेट फोर्स है कितना? mg माइनस नॉर्मल एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। नॉर्मल की मेरे पास वैल्यू आ गई है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बेटा हमारा कौन सा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिफ्थ वाले के अंदर बेटा आपका जो ब्लॉक है वो बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे आ गया। बेटा थोड़ा इधर यही दिखा, कौन से फोर्सेस हैं? नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है। एक्सेलरेशन तो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही होगी और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्सेलरेशन है ऊपर तो मेरे बच्चों नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ आखिर नेट फोर्स है कितना? n माइनस एम जी एंड इट शुड बी इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। नॉर्मल की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है ये बेटा मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई। ये मेरे 5वें सवाल का आंसर है। मेरे ख्याल से बेटा ये सारे की सारी बातें आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं।